हाँ, अब हमारी बारी है। पिछले क्लास में हमने सीखा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगाते हैं तो वर्क होता है, मतलब वर्क इज डन व्हेन फोर्स प्रोड्यूस डिस्प्लेसमेंट या फोर्स प्रोड्यूस मोशन नहीं, और वो वर्क इज गिवन बाय फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब एफ एस कॉस थीटा। अब ये थीटा कौन क्या होता है? अगर आपने एफ फोर्स लगाया है, इसकी वजह से कुछ डिस्प्लेसमेंट भी बना होगा, तो फोर्स के डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो लेना है, या डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में जो फोर्स हुआ है वो लेना है आपको। हमेशा वर्क निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में जो फोर्स हुआ है, मतलब जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा डिस्प्लेसमेंट करवाने के लिए, उसी फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट के साथ प्रोडक्ट कर देना है, ये आपको वर्क डन आ जाएगा। और हमने ये देखा था कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अलोंग द सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में होता है, जब फोर्स भी इधर हो और डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो, तो उस वक्त जो वर्क डन होता है वो F इंटू एस आता है, जिसका नेचर पॉजिटिव का होता है। अगर फोर्स आगे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट किसी कारणवश पीछे हो गया, तो उस वक्त डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता है, नहीं नेगेटिव नेचर का होता है। इसका ये मतलब हुआ कि फोर्स आगे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट पीछे हो रहा है। ठीक है, तो मिला जुला के इतनी ही बातें सीखी थी हमने। आज इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि मान लो आपके जहन में एक सवाल और आना चाहिए कि सर जीरो वर्क डन का क्या मतलब हुआ? नहीं, या अगर मान लीजिए दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाए तो? नहीं, अगर दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाए तो क्या होगा? तो जीरो वर्क डन होगा। अब ये जीरो वर्क डन को और समझ लेते हैं अच्छे से। जीरो वर्क डन, वर्क जीरो कब होगा? मान लीजिए सिचुएशन ऐसा है कि एक ब्लॉक है और उस ब्लॉक पे आप फोर्स लगा रहे हैं परपेंडिकुलरली। ठीक है, तो जैसे मान लो इस ब्लॉक को आपने प्रेस किया इस तरह से, और मान लीजिए इस जोर से क्रॉस, क्योंकि ये सरफेस अगर स्मूथ है नहीं तो ये एकदम से नहीं छिटक जा जाएगा, एक तरह होता है कभी कभी। मान लीजिए ये ब्लॉक में डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, ठीक है, अगर हुआ तो कभी कभी नहीं भी होता। एग्जैक्ट अगर 90 पे होगा तो डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल ही नहीं होगा। एग्जैक्ट 90 वाली बात करें, मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट की टेंडेंसी डिस्प्लेसमेंट की नीचे तो होने से नहीं होगी। डिस्प्लेसमेंट की टेंडेंसी या तो इस डायरेक्शन में होगी या तो इस डायरेक्शन में होगी, टेंडेंसी टू डिस्प्लेसमेंट में भी। तो अब यहां पे ये देखो कि क्या हुआ है कि थीटा बिटवीन देम कितना 90 डिग्री। कैसे? देखो फोर्स लग रहा है नीचे, डिस्प्लेसमेंट की टेंडेंसी या तो इधर है या तो इधर की है। नहीं, इन दोनों में से किसी तरफ डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। तो बताइए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है? 90 है ना। तो इस केस में वर्क डन आप निकालिएगा कि निकालिएगा? वर्क डन कितना हो जाएगा? नहीं, वर्क डन हो जाएगा एफ एस कॉस 90, मतलब एफ एस कॉस 90 का वैल्यू होता है 0, कुल मिला के 0, नो वर्क डन। अब नो वर्क डन का मतलब ये नहीं है कि आपने फोर्स नहीं लगाया, नहीं, जीरो वर्क डन जो हो सकता है दो तीन बातों पर डिपेंड करता है कि अगर आप फोर्स ही जीरो लगाओगे, फोर्स ही नहीं लगाओगे, बताइए तो क्या वर्क डन जीरो नहीं होगा? बिल्कुल होगा। मान लीजिए आपने फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट ही नहीं जीरो हुआ, इस केस में क्या हुआ? फोर्स जीरो है, इस केस में डिस्प्लेसमेंट जीरो, इस केस में भी वर्क डन जीरो होगा। या दोनों हो रहा है लेकिन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, उस केस में भी वर्क डन जीरो होगा। इन तीनों में से किसी केस में वर्क डन आपका जीरो होगा ही होगा, परम सत्य है। इसमें कोई डाउट? जीरो वर्क डन से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन? नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। आइए कुछ सवाल करें। क्वेश्चन देखो, स्टेटमेंट जानबूझ के लिखना जरूरी था क्योंकि अगर हम इसको ड्रॉ कर ही देंगे तो फिर आप चुटकियों में बना लेंगे। थोड़ा सा तो स्टेटमेंट पढ़ने की आदत होनी चाहिए ना। एग्जाम में स्टेटमेंट आपका आता है और स्टेटमेंट को खुद डिजाइन करेंगे फिर आंसर करेंगे, और डिजाइन करके देंगे तो आंसर तो आप फटा करिए दोगे। देखना सवाल एक बार पढ़ ले। क्वेश्चन कह रहा है कि बॉडी ऑफ मास 5 kg इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन, डजंट मैटर 5 kg का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा यहाँ पे, इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन। मतलब ये हुआ
कि 5 kg का ऑब्जेक्ट है ओरिजिन पे रखा हुआ है, नहीं ओरिजिन का मतलब हो गया कि ये मान लीजिए एक्स एक्सिस हो गया और ये आपका वाई एक्सिस हो गया, तो 5 kg का ब्लॉक अभी यहाँ रखा हुआ है, नहीं। अब कह रहा है कि फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन इट इन अ डायरेक्शन मेकिंग एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से 60 डिग्री पे एक फोर्स लग रहा है इस ब्लॉक पे, ऐसा ही कुछ कह रहा था, नहीं कितने एंगल पे 60 डिग्री पे, जिसका वैल्यू दे रखा है क्या, हाँ कितना 10 न्यूटन। इस वजह से इसमें डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हुआ अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस कितना 4 मीटर, अलोंग द एक्स एक्सिस मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस कितना 4 मीटर। तो ये बड़ी यहां से यहां आके डिस्प्लेस हो गई कितना 4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट। अगर ये हम बोल देते सीधा cos थीटा नहीं कर लेते, आई बात समझ में। अब हमसे पूछा गया है कि वर्क डन बाय दिस फोर्स, एक बात और ध्यान रखिएगा, अलग अलग फोर्स अलग अलग वर्क डन करेगा, इसलिए वर्क डन यहाँ पे जो फोर्स इन्वॉल्व है, यहाँ पे और भी कुछ फोर्सेस हैं फ्रिक्शन की इन्वॉल्वमेंट नहीं की है, करेंगे mg भी लग रहा होगा, नहीं ग्रेविटेशन फोर्स भी एक्ट हो रहा होगा, उन सब के बारे में बात करेंगे। पहले नॉर्मल हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो गया सर, यहाँ पे अगर हम लोग को वर्क डन बाय दिस फोर्स अगर पूछा जाएगा, वर्क डन बाय दैट फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन इक्वल टू Fs cos थीटा। बताइए फोर्स का कौन सा कंपोनेंट एक्ट कर रहा है, मतलब इनके बीच का सीधा एंगल भी ले सकते हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन यही ना होगा सर। तो बताइए f का वैल्यू 10, s का वैल्यू 4 और cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, कुल मिला के हो गया कितना आपका 20 जूल। 20 जूल का आपने वर्क करेंगे इस वाली सिचुएशन में। छापो, इस वाले सवाल का आंसर 60 डिग्री आया होगा। इसमें आपको एंगल पूछा गया है, सवाल पढ़ने से समझ में आ रहा है क्या, ये बॉडी मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर अलोंग स्ट्रेट लाइन। आप ये कोई भी स्ट्रेट लाइन एज्यूम कर सकते हैं, मान लीजिए हमने जो स्ट्रेट लाइन एज्यूम किया है वो एक्स एक्सिस के अलोंग किया है, कोई दिक्कत नहीं। जहां से चलना स्टार्ट किया ओरिजिन जहां तक गया कितना 10 मीटर, तो मान लीजिए यहां तक चला 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट करा है, स्ट्रेट लाइन में डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। अब कह रहा है कि अंडर द एक्शन ऑफ 5 न्यूटन फोर्स, जो कि लग रहा है किसी एंगल पे, डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब ये जो फोर्स एक्ट हो रहा है, कह रहा है ना कि अंडर द एक्शन ऑफ 5 न्यूटन फोर्स इफ द वर्क डन इज 25 10 एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। ये देखो किसी एंगल पे, क्योंकि हमें यहाँ पे कहेगा देन द एंगल बिटवीन का जिक्र किया गया है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर फोर्स सीधा सीधा 5 न्यूटन का एक्ट हो जाता, तुम ही सोचो, या ये फोर्स क्वेश्चन में कहा नहीं कि फोर्स एंगल पे लग रहा है, अगर मान लो तुमको फोर्स सीधा सीधा 5 न्यूटन बिना किसी एंगल पे सीधा सीधा लग जाता, तो बताइए वर्क डन 50 प्रोड्यूस होता है ना, इसका मतलब वर्क 50 नहीं होके कितना हो रहा है 25, मतलब फोर्स किसी एंगल पे, वो एंगल बताइए। तो देखिए मान लीजिए कि हमने वो एंगल ये माना थीटा, जो कि फोर्स लग रहा है कितना 5 न्यूटन का। तो आपको पता है कि वर्क डन जो कि दे रखा है कितना 25 जूल इज इक्वल टू Fs cos थीटा, जैसो तुम अब बताइए 25, f का वैल्यू कितना है 5 और s का वैल्यू 10, cos थीटा हमें पता करना है। तो ये हो गया आपका 5 5 जा 25, कुल मिला के 5/10 इक्वल टू cos थीटा, मींस cos थीटा इक्वल टू 1/2, मतलब 60 डिग्री, मतलब cos थीटा का वैल्यू 1/2 आया, तो थीटा का वैल्यू कुल मिला के 60 डिग्री आ गया। क्लियर, कोई दिक्कत जरा सा भी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया था सवाल इसमें ना, सॉल्यूशन तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। इसे नहीं बनाना, पहले समझ लेते हैं अगली बात। यहां से एक बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि वर्क डन बाय डिफरेंट फोर्सेस इज डिफरेंट। नहीं, अब वो साइन के बेसिस पे भी हो सकता है, मैग्नीट्यूड के बेसिस पे भी हो सकता है, मे भी। आपको एक की नोट करके एक पॉइंट लिखना है कि वर्क डन बाय द डिफरेंट फोर्स इज डिफरेंट। नहीं, डिफरेंट।
अब ये डिफरेंट किस सेंस में होगा? इन द सेंस ऑफ डायरेक्शन भी हो सकता है, इन द सेंस ऑफ साइन भी हो सकता है, और इन द सेंस ऑफ मैग्नीट्यूड भी हो सकता है। डिफरेंट मतलब कुछ भी डिफरेंट हो सकता है, डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी। मतलब डिफरेंट मतलब ये हो सकता है कि ये एक तो मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट हो सकता है, दूसरा पॉजिटिव नेगेटिव वाला भी डिफरेंट हो सकता है। सवाल से समझे? जैसे कि फ्रिक्शन निकालने तो आ ही गया है, फिलहाल न्यू एन तो लगा ही सकते हैं आराम से, नहीं, और ये डिसाइड तो कर ही सकते हैं ना कि बड़ी मूव करेगी कि नहीं करेगी, सरफेस पे चलने लायक है कि नहीं है, लिमिटिंग को क्रॉस करने वाला फोर्स अप्लाइड अगर हो गया तो चलने के लायक है। तो एक सवाल हमारे पास है कि मान लीजिए एक ब्लॉक है 10 kg का, इसे रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा गया। सवाल को ध्यान से समझिएगा, पेन को आराम दीजिए। 10 किलो का ब्लॉक है और एक सरफेस स्मूथ नहीं रफ है जिसका म्यू फ्रिक्शन ऑफ कोएफिशिएंट आपको 0.2 दे रखा है। पेन में चलेंगे प्लीज। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.2 दे रखा है। अब इस पे मान लीजिए हमने लगाया है फोर्स 50 न्यूटन का, 50 न्यूटन का फोर्स लगाया। अब इस 50 न्यूटन के फोर्स से हमें ये पूछा गया कि वर्क तो होगा, कौन कौन वर्क करेगा? जो लगा रहा है, ये मान लो ये एक फोर्स लगाने वाला इंसान है जो कि 50 न्यूटन लगा रहा है, ये भी वर्क कर रहा होगा। क्या और कोई फोर्स लग रहा है? बिल्कुल, फ्रिक्शन ही लग रहा है। आपको फाइंड करना है, फाइंड वर्क डन बाय, पहला इसको एक्सटर्नल नाम दे देते हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स एफ एक्सटर्नल। दूसरा नहीं फ्रिक्शन, और कोई लगेगा क्या इस पे? बिल्कुल, ग्रेविटेशन फोर्स भी तो लगा होगा। वेट, इसका वेट भी तो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। फ्रिक्शन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। और कोई फोर्स लग रहा है क्या इस पे? बिल्कुल लग रहा है, नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन। और कोई लग रहा है क्या? तत्काल तो नहीं, मिलेगा तो फिर बता करेंगे, पहले एक समझाते हैं फिर समझिएगा। और कोई लग रहा है? डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? हाँ, डिस्प्लेसमेंट भी देते हैं 5 मीटर, 5 मीटर तक ये डिस्प्लेस हो पाया, ठीक है, ये डिस्प्लेस 5 मीटर तक हो पाया। अब देखो, सबसे पहले वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं। तो बताइए एक्सटर्नल नेट लगाएंगे ना? नहीं, तो पहला वाला आपको दिख रहा है कि फ्रिक्शन कितना है, पहले ये पता कर लो। लिमिटिंग निकाल लेते हैं, तो फ्रिक्शन लिमिटिंग सरफेस पे म्यू एन यूएसएन, म्यू का वैल्यू 0.2 और एन का वैल्यू ऑब्वियसली mg होगा। इस केस में mg मतलब 20 न्यूटन होगा। बड़ी आगे जाएगी नहीं जाएगी? बिल्कुल, 20 से ज्यादा अगर आगे जाएगी। अब इसका अगर आप एफबीडी बनाओ तो बड़ी आगे जा रही है 50, पीछे लग रहा है इस पे 20, नहीं वहां से बेचारे का 10 एक्सेलरेशन हो गया ए। तो आप इससे क्या किया गया? ओहो सॉरी, कोई आवश्यकता नहीं, फ्रिक्शन की बात है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स करना है। एक्सटर्नल फोर्स लगा कितना? 50। अगर फ्रिक्शन नहीं होती, समझो, अगर फ्रिक्शन नहीं होती तो सीधा सीधा 50 × 5 मतलब 250 जूल होता। नहीं, फ्रिक्शन अगर नहीं होती तो ये बड़ी 5 मीटर डिस्प्लेस होता। 5 मीटर फ्रिक्शन है तब 5 मीटर डिस्प्लेस होगा। हमने सिचुएशन बता रखा है कि जब फ्रिक्शन है तो डिस्प्लेस, अगर मान लो फ्रिक्शन नहीं होती तो ये कुछ और ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होता। हमको उससे कोई मतलब नहीं है। इस 50 के लगने से डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? अब ये 50 नेट लगा है कि इसका है? एक्सटर्नल इसका खुद का है। आपने 50 न्यूटन का फोर्स लगाया और उस 50 न्यूटन के फोर्स लगने से डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर हुई, तो बताइए वर्क डन कितना हो जाएगा? तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा सीधा सीधा आपका F, डायरेक्शन सेम है, बोलो Fs cos थीटा यूज करोगे या जो भी करो, F का वैल्यू 50 है। ये सिर्फ इस फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, अलग अलग फोर्स का अलग अलग वर्क डन आएगा। सिर्फ इस फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। वो तो एफबीडी हम नेट एक्सेलरेशन निकालने लग गए थे, अभी ताजा ताजा फ्रिक्शन खत्म हुआ है ना, सवाल है। तो 50 और S कितना हुआ है? 5, cos 0 का वैल्यू 1, कुल मिला के 250 जूल होगा। कोई डाउट? आपने कितना वर्क किया? 250 जूल। एक्सटर्नल फोर्स वाला जो बंदा है उसने कितना वर्क किया? 250 जूल। कोई क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। दूसरा फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन लग कितना? जरा देखो तो फ्रिक्शन अभी देखा आपने, गुड,
बॉडी का डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ है, आगे की तरफ 5 मीटर था या ना, बेचारा फ्रिक्शन लग कितना रहा है 20 न्यूटन। पीछे की तरफ टोटल का टोटल फ्रिक्शन लगा हमेशा 20 लगेगा क्या, बात कर चुके हैं, डिपेंड करेगा ये। अगर ये मान लीजिए ये 15 लगता तो 15 होता, अगर ये 10 होता तो ये 10 होता, समझ पा रहे हैं ना। तो 20 लग रहा है। आप ही बताइए फोर्स का डायरेक्शन, फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन पीछे, डिस्प्लेसमेंट आगे, वर्क डन नेगेटिव की पॉजिटिव, नेगेटिव। वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू सीधा कर दें 1 F ये cos 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा F S cos 180 कुल मिला के माइनस F का वैल्यू कितना है 20 F और S 20 F का वैल्यू सीधा 20 लिख दें और S कितना होगा 5 माइनस 150 जूल, देखा माइनस 100 सॉरी 5 डिस्पेंसर 100 जूल। तो डिफरेंट फोर्स है, उसका मैग्नीट्यूड भी अलग अलग आया, डायरेक्शन भी अलग अलग, मतलब साइन भी अलग अलग आया, समझ पाए। अब कौन बचा है आपके पास, हाँ अब बच गया है आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स। सुनना जरा, तो तीसरा वर्क डन आपका वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स किधर एक्ट करेगा बॉडी पे बाबू, ये जो बॉडी है इस बॉडी पे ग्रेविटेशनल फोर्स किधर एक्ट कर रही है mg, कितना mg एक्ट करेगी ना, g(m1 m2 by r2) मतलब कुल मिला के mg एक्ट करेगा ना। और डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ है 5 मीटर आगे की तरफ, दोनों के बीच का एंगल कितना बता पाएंगे कोई 90, इसका मतलब ये हो जाएगा F S cos 90, कुछ भी ये mg हो S5 भी हो लेकिन ये तो 0 ही है ना, कुल मिला के कितना होगा 0, कारण स्पष्ट है। एक और बात बचा क्या, फ्रिक्शन बाय नॉर्मल, तो बताइए वर्क डन बाय नॉर्मल। अब बताइए इस बॉडी के नॉर्मल किधर एक्ट कर रही है, बिल्कुल mg के ऊपर, एफबीटी बनाओगे तो नॉर्मल ऊपर ही एक्ट करेगा, तो बताइए नॉर्मल ऊपर एक्ट कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हो रहा है 5 मीटर, अभी भी इसके बीच का एंगल कितना है 0, तो वर्क डन बाय सीधा कर दें, नॉर्मल क्या होगा, कारण स्पष्ट है, एंगल बिटवीन देम 90 डिग्री। क्लियर है, अच्छा एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं फिर से ताकि अगले सवाल को आप खुद से बना पाए। सीधी सी बात है कि जब भी एक सरफेस पे रफ सरफेस पे होगा तो फ्रिक्शन फोर्स भी एक्ट करेगा, वेट तो लग ही रहा है हमेशा, और वेट लगेगा फिर जो कंटेक्ट सरफेस है तो नॉर्मल फोर्स भी लगेगा। इन ब्लॉक पे 1 2 3 4 टाइप के फोर्सेस लग रहे हैं और हर फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन भी डिफरेंट होगा, जरूरी नहीं कि सेम ही हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसका एक्शन अलग अलग होता है। जैसे हमने अपना जो फोर्स लगाना है एक्सटर्नल लगाया कितना 50, जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 5, दोनों के बीच का एंगल 0 था तो 250 जूल आया, F S cos थीटा करोगे। अब फ्रिक्शन लग रहा है पीछे की तरफ, कैसे पता चला, फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू एन होता है ना सर, म्यू एन, म्यू का वैल्यू 0.2 और एन का वैल्यू होता है mg, तो 10 × 10 सॉल्व करिएगा तो 20 आएगा। 20 पीछे की तरफ लग रहा है, पीछे की तरफ 20 लगने के बावजूद भी वर्क डन डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हुआ, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का डायरेक्शन फ्रिक्शन के लिए 180 नेगेटिव आया -100 जूल। इसके बाद ग्रेविटेशन फोर्स नीचे एक्ट करेगा, डिस्प्लेसमेंट आगे 5 हुआ है, दोनों के बीच का एंगल 90, तो वर्क डन तो ऐसे भी 0 होगा, 90 पे वर्क डन 0 होता है। नॉर्मल सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर, डिस्प्लेसमेंट आगे एंगल 90, वर्क डन तब भी 0। आई बात समझ में, यहाँ पे वर्क डन का साइन समझ में आया, यहाँ पे 0 0 और यहाँ पे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आया। क्लियर है, अगर ये बात समझ गए तो अगला एक सवाल करिए ये वाला। हाँ सर, ये वाला ठीक है, हाँ इसे करिए, क्वेश्चन नंबर 4 इसे करिए, ठीक है। देखो सवाल ये था कि एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक पे एक्सटर्नल फोर्स ऊपर की तरफ लगा, ठीक है। ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे जिसका मास मान लीजिए m था, इस ब्लॉक पे ना ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, फोर्स कुछ लगा होगा जिस वजह से ये यहां से कितना ऊपर उठ गया h हाइट ऊपर ही गया है, समझ गए, h हाइट ऊपर गया तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम, यहाँ पे 0 मत कर देना, उनके बीच का एंगल 90 होगा तब ना, फोर्स भी ऊपर डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, दोनों के बीच का एंगल 0 ना, और 0 एंगल पे फोर्स वर्क डन मैक्सिमम होता है, ये भी ध्यान रखिए, वर्क डन मैक्सिमम 0 पे होगा, है ना। हाँ
अब बताइए हमसे ही पूछा गया कि इस पे दो फोर्स लग रहे हैं, मान लीजिए सरफेस रफ नहीं स्मूथ है, एक तो mg भी एक्ट करेगा, mg बेचारा इस पे कौन सा किधर लगेगा, नीचे की तरफ। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, अगर हम लोग बात करें वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू, बताइए एफ एस कॉस थीटा होगा। तो बताइए एफ का वैल्यू कितना है, एफ ही है, एस का वैल्यू उसी के डायरेक्शन में है, एस ही है, और कॉस 0 डिग्री, 0 है ना, एच, ठीक है। कुल मिला के एफ एच आया, साइन जरा देखो तो इसका पॉजिटिव आया। दूसरा वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स करिएगा, तो ये ग्रेविटेशन देखो, इसमें क्या हुआ था कि फोर्स लगा ऊपर और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हुआ है। अब बताइए ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है mg और डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ है बाबू, ऊपर की तरफ, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, तब एफ एस कॉस 180, तो एफ एच इंटू -1, तो कुल मिला के माइनस एफ एच, साइन क्या हो गया इसका, नेगेटिव। तो आंसर हो गया एक पहले का पॉजिटिव और दूसरे का नेगेटिव। कोई दिक्कत जरा सा भी नहीं ना, बहुत सुंदर। क्वेश्चन नोट कर लिए, बन तो खुद भी जाएगा। अगले सवाल को करें हैं, अगले सवाल को करते हैं, क्या करेंगे आप लोग, क्या करिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या करिए, रखने बोलते हैं तो भी लोग सही हो, ऑप्शन ही गलत है, ऐसा लग रहा है ना, है नहीं। और क्या गलती तुमने की है अगर पता तुम्हें चलेगा तो मन करेगा कि संन्यास है। हाँ आ जाओ देख लो, लोग गलती से ही सीखता है। A box of mass 1 kg is pulled on a horizontal plane of length 1 meter by a force of 8 Newton। सही है, सबके है, समझ में आ रहा है कि एक बॉक्स है, समझ लो यहाँ तक सबने किया है। एक बॉक्स है जिसका मास 1 kg है, उसे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स 8 न्यूटन की मदद से इस सरफेस पे 1 मीटर तक पुल किया गया। तो आप बताइए इसका वर्क डन कुछ ना कुछ होगा ना, मान लेते हैं W1 आया, एफ एस कॉस 0, सीधा 8 इंटू 1 कर दे बाबू, 8 जूल आएगा। इसके बाद इसका मन किया कि फोर्स देन इट इज रेज्ड वर्टिकली एट हाइट 2 मीटर बाय कांस्टेंट स्पीड। मतलब समझ रहे हैं सर, कांस्टेंट स्पीड दे रखा है क्या, कांस्टेंट स्पीड से ऊपर फेंका गया, सॉरी ऊपर खींच रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक ब्लॉक है, सुनो, इसके बाद क्या हुआ, इस ब्लॉक को, यही 1 kg ब्लॉक यहाँ पहुंचा होगा, इस ब्लॉक को ऊपर खींचा जा रहा है, सुन लो जरा, किस स्पीड से, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, F निकल जाएगा, एक्सेलरेशन 0 है बाबू, नीचे कितना काम करेगा, 1g एफडी बनाएंगे तो बैलेंस हो गया नहीं, एक्सेलरेशन आ रही है भाई, F माइनस F बड़ा है, ऊपर स्पीड है इसके पास कितनी, v इसकी कांस्टेंट है ना बाबू, v कांस्टेंट का मतलब ही तो एक्सेलरेशन 0 हुआ, तो मान लीजिए ऊपर जा रहा है तो F बड़ा हुआ होगा, F माइनस 1g इक्वल टू ma, बोलो ma, a बराबर 0, F बराबर 1g आया ना बाबू, कम से कम इतना फोर्स लगाना पड़ेगा ना, समझे, आया ना, कैंसिल करके 0 कर दोगे, नेट फोर्स 0 हो, तो नेट वर्क जीरो ना, ऊपर या तो नीचे, अच्छा फोर्स ऊपर 1g में कोई डाउट, जिसकी वजह से कांस्टेंट, अगर 1g से तुम फोर्स लगाओगे ये बड़ी ऊपर जाएगी, लेकिन एक्सेलरेशन कुछ नहीं बनेगा, समझ में नहीं आया है, बहुत सुंदर। तो ऊपर वाला फॉर्मूला निकाल लेते हैं, W2 डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हुआ है कितना, 2 मीटर, और फोर्स भी लगा कितना, तो Fs cos 0, F 1g, नहीं डिस्प्लेसमेंट कितना 2 cos 0, कोई दिक्कत, बोलो इसका वैल्यू कितना हुआ 10, इसका वैल्यू कितना 2, कुल मिला के कितना हुआ 20 जूल। आई बात समझ में, यहां तक सबने किया होगा शायद। अब देखो बहुत सारे बच्चों ने क्या किया होगा, 20 और 8 का वेक्टर सम किया है, किसी ने किया है वेक्टर सम, कोई बच्चा तो जरूर किया होगा। वर्क डन स्केलर क्वांटिटी में वेक्टर सम करने का तो कोई चांस ही नहीं है। बहुत सारा बच्चा 8 इधर लग रहा है और 20 इधर लग रहा है, दोनों का नेट कर दिए, क्या होगा बहुत बच्चा, हमको पता है, नाम ले लेंगे, ठीक। ये तो गलती हुई पहली जिसके बारे में हम बात कर रहे थे।
हाँ, अब तुम बोलो तो तुम्हारा क्या समस्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स का भी वर्ग नेगेटिव है। ये बकलूर का बकलूर है। ग्रेविटेशन फोर्स वर्क करा, डिस्प्लेसमेंट हुआ? ग्रेविटेशन फोर्स वर्क किया? बोलो ना हाँ। यस वर्क हुआ? क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं बनाया वो। वोल्टेज जीरो हुआ? बोलो ना रे। हाँ या ना बोलोगे? ग्रेविटेशन फोर्स वर्क किया? यस। हाँ, डिस्प्लेसमेंट बनाया वो, बॉडी नीचे गई, किधर गई? ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। ग्रेविटेशन फोर्स लेके नीचे लगा तो बॉडी ऊपर जा रहा, नेगेटिव में सर 20 आया ना। किसका? उस मास ग्रेविटेशन फोर्स का ना। हम यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ा, ये बॉडी ऊपर किसके फोर्स की वजह से जा रही है? ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ना। उसका रेट पूछ रहा है, उसका रेट पूछ रहा है। ग्रेविटेशन लगा इसलिए तो -1g हुआ बाबू। नेट फोर्स इस ब्लॉक पे किधर लगा? सीधी सी बात है कि आपको हमेशा नेट फोर्स देखना है ना बाबू। आगे खींच रहे हो, पीछे खींच रहे हो, तो आप नेट फोर्स पे बाउंड करोगे, तो नेट फोर्स 1g लग रहा है। अगर सेपरेट पूछता ग्रेविटेशन का ओनली बताओ तो नेगेटिव होता ना। अब यहाँ पे सेपरेट नहीं, अभी नेट मैकेनिज्म है, तो वर्क डन भी तो आपको नेट पूछा गया है बाबू। है इधर जाने में 8 जूल खर्चा हो रहा है, ऊपर जाने में 20 जूल खर्चा हो रहा है। टोटल तुम्हारा कितना जूल गया? 28। तुम्हारा कितना जूल गया? तो नेट वर्क तुम्हें कितना करना पड़ा? 8 जूल यहाँ से यहाँ ले जाने में और 20 जूल ऊपर ले जाने में। तुम्हारा फोर्स है ये। कितना हुआ? ऑप्शन सही। जहां वहां करोगे तो जाओगे। पिछले क्वेश्चन आपने क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा, और इसे बनाइए। ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है 5 न्यूटन का, इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। मामला क्लियर हो? अगर फोर्स लग रहा है और एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, इसका क्या मतलब है? क्या कांस्टेंट है? इसका ये मतलब है कि पीछे भी, अरे फोर्स लगने के बाद एक्सेलरेशन नहीं बना पा रहे, मतलब पीछे से तुमको कोई रोक रहा है, बोला एक्सेलरेशन बनाने नहीं देंगे, चुपचाप जाओ। जाना है तो जाओ, एक्सेलरेशन बिना बनाए। और फोर्स कहता है कि भाई हमारी तो टेंडेंसी, हम क्या करें, गरीब आदमी है, हमको तो फोर्स है, हम एक्सेलरेशन लगे हुए करेंगे। बोला चिंता मत करो, तुम जाओ ना, हम है ना एडजस्ट कर लेंगे। इसका मतलब कहीं एक और फोर्स है, सरफेस फ्रिक्शन, जो एडजस्ट हो रहा है, 2 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट वेलोसिटी प्रोवाइड करने में मदद कर रही है। अच्छा बनाओ। देखो तुम लोग झूठ बोलकर सीरियस हो जाते हो छोटा छोटा बात पे। नहीं सर, काम ही आप ऐसा कर देते हैं, मजबूरी में सीरियस होना पड़ता है। कुछ नहीं करना है बाबू, सरफेस रफ है, इसी रफनेस की वजह से इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट हुई होगी। तो बताइए किधर कितना फोर्स लगा है इस पे? आगे की तरफ 5 न्यूटन। इस 5 न्यूटन की वजह से इसमें एक्सेलरेशन हुआ? नहीं हुआ, एक्सेलरेशन 0 हुआ है। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? नहीं पता। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है इसकी, यानी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 2 मीटर पर सेकंड। कितना टाइम है आपके पास सर? 60 सेकंड है। आया ना इक्वेशन ऑफ मोशन। ये एक्सेलरेशन 0 करने का कारण है s = ut + हाफ at स्क्वायर लगा। ये एक्सेलरेशन 0 है तो डिस्टेंस टाइम लगा दीजिए सीधा, मतलब डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अगर आप एक्सेलरेशन 0 है तो s = ut + हाफ at स्क्वायर लगा दीजिए। यही एक्सेलरेशन 0 करने का काम फ्रिक्शन कर रहा है। अगर यहाँ पे ये बोलता कि वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स, तो -600 जूल। अगर वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स तो -600 जूल। समझ पाए बात को? तब वो आया 220। कितना हुआ? 120 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ। समझे सब? तो बताइए वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना आ गया बाबू? कितना? 5 गुना 120, कुल मिला के 600 न्यूटन, वो भी पॉजिटिव जूल। सॉरी, समझ पाए बात को? हैं? समझ पाए? बोलो रे हाँ या ना? बनाइए इसको जल्दी बनाइएगा। 2 सवाल और कराएंगे। इसका आंसर कितना आया नहीं बताओगे ना? कोई बात नहीं, बताओ हम है ना। फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ऑफ 50 न्यूटन एंड फ्रिक्शन फोर्स व्हेन द 10 kg ब्लॉक डिस्प्लेसेस बाय 5 मीटर। समझ लो बाबू, फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग होता है, आई बात समझ में। और जो फ्रिक्शन मैक्सिमम तब होगा जब वो लिमिटिंग को अप्रोच करेगा। अगर लिमिटिंग को अप्रोच नहीं कर रहा है, F अप्लाइड के बराबर होगा। चेक तो कर लो क्या हो रहा है।
क्या इसी दिन देखने के लिए फ्रिक्शन पढ़े थे? बस आंसर बताओ। इस बॉडी का मास कितना है? 10 kg और एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है? 50 न्यूटन। आगे की तरफ कौन बोला? हम बोल रहे हैं। जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है सर? आगे की तरफ 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट बना है। रुक जाओ। अब हुआ क्या कि फ्रिक्शन भी है अवेलेबल कितना? तो फ्रिक्शन अवेलेबल कितना है भगवान जाने, नहीं, लेकिन ये तो पता है लिमिटिंग। लिमिटिंग कितना होगा? म्यू नहीं पता ना। म्यू की आवश्यकता है क्या? म्यू की आवश्यकता पड़ेगी, बिना म्यू का नहीं होगा क्या? कोई जुगाड़ नहीं है। बड़ी मूव कर रही है, इसका मतलब स्टैटिक लगा ही है और लिमिटिंग क्रॉस किया रही है। अगर लिमिटिंग क्रॉस नहीं करता तो मैटर कुछ हो सकता है। कुछ रही है अब तो आएगा, बिना म्यू वाला भी आंसर आया है। वही निकाले ना सर, ये करते अच्छा समझ। तो अब वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो लग गया है सर, वो तो सीधा सीधा साक्षात आपका 50 × 5 बराबर 250 जूल, जो कि पॉजिटिव नेचर का है। अब वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स अगर आप कर दिएगा तो सीधा फ्रिक्शन कितना लग रहा है? पीछे कितना लिमिटिंग लग जाएगा तब ना बड़ी आगे जा रही है। इसका मतलब पूरा का पूरा फ्रिक्शन लग गया आपका। लिमिटिंग मतलब काइनेटिक लग रही है, तो फ्रिक्शन का स्पेसिफाई है क्या? नहीं ना। फ्रिक्शन स्पेसिफाई मतलब जो चाहिए वही ले लो। तो म्यू एन, तो म्यू का वैल्यू 0.10 और एन का वैल्यू यहाँ पे तो साक्षात mg लगेगा। एम जी का वैल्यू 10 और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? आगे की तरफ इनटू -1 क्यों करेंगे? cos 180 की वजह से। cos 180 करोगे ना बापू? नहीं करोगे? कर दो 180। तो आपको दिख रहा है ये कितना हो गया? 10 10 100 50 50 -50। कोई दिक्कत है या ना? दिक्कत नहीं है। पक्का ना है? सब करें इसे, कर दें? चलो अब एक बात बताइए, यही सब सारी सिचुएशन फिर इंक्लाइंड प्लेन पे ही हो जाएगी। क्या फर्क पड़ता है इंक्लाइंड प्लेन रहे या कोई भी प्लेन रहे? कहानी तो ऐसी चलेगी ना दे है। नहीं तो चलो ये कर देते हैं बेटा। देखो सवाल नंबर कौन सा? 8। देखो ये एक इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है। एंगल मान लो 37 डिग्री। ये ब्लॉक है, सरफेस आपका स्मूथ है, चिंता नहीं करना है। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0 देते हैं, स्मूथ है। 10 kg का ब्लॉक है। अब इस पे कौन कौन से फोर्स लगेंगे और उस फोर्स का आपको वर्क डन निकालना है, नहीं फाइंड करना है आपको वर्क डन बाय। कौन कौन सा फोर्स लगेगा आपको ये बताओ तो। फोर्स लग जाएगा यहाँ पे, कौन कौन सा? यहाँ पे फोर्स लगेगा, एक तो लगेगा इसका ग्रेविटेशन, नहीं वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स यस और नो लगेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे एक्ट करेगा, कर लोगे? दूसरा लगेगा इस पे नॉर्मल फोर्स, नहीं नॉर्मल फोर्स लगेगा। फ्रिक्शन भी है इसमें क्या? नहीं है ना। दे दें? नहीं दें? दे दें? दे दीजिए। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.2 दे देते हैं। बड़ी नीचे जाएगी ना? हाँ बिल्कुल जाएगी, बिल्कुल अपने आप नीचे नहीं जाएगी। फ्रिक्शन ऊपर कितना लगेगा? 10 चेक कर लेना। अब तो जाना चाहिए ना, थोड़ा कम कर दिए। अब तो जाना चाहिए ना। अब अपने आप नीचे नहीं जाएगी? नहीं नीचे जाएगी तो फोर्स लगा के नीचे लेते जाना। जो समझ गए? हाँ। और तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकाल लोगे? बाय फ्रिक्शन लगाना पड़ जाएगा। 0.7 दे दे, कम कर जाएगा। 0.7 में कम कर जाएगा। इधर फोर्स लगाना पड़ेगा क्या? 0.6 तक स्टार्ट। रुक जाओ, जब तुम लोग इतना बोल ही रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो काहे टेंशन ले रहे हो? बस आपका एक काम और बढ़ गया। हाँ
अब कोई दिक्कत? अब जो होगा देखा जाएगा, ये ना। न्यू का वैल्यू 0.2 दे दिया बाबू। अब कर लोगे? एक सवाल और देखते हैं होमवर्क के लिए। कर लो अभी, हमें क्या, जब तक दूसरा सवाल लिखते हैं तब तक ये बन जाए तो बढ़िया, नहीं तो ऐसे करिए। हाँ, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? अच्छा, डिस्प्लेसमेंट जरूरी है क्या देना? तो डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर दे देते हैं, कोई दिक्कत है ना? आवश्यकता पड़ेगी तो ले लीजिएगा। हाँ, कैसे बनाना समझ गए इसको? सीधा फोर्स निकाल के एक सवाल और देख लो, इसको भी हम एक्सप्लेन बस कर देते हैं। क्वेश्चन क्या है आप लोग खुद से बना लेंगे, हमें पता है आप लोग अब टैलेंटेड हैं। और पुलिस सिस्टम है, ध्यान से सवाल देखो। एक पुलिस सिस्टम है, पुलिस सिस्टम पे 2 ब्लॉक है, एक ब्लॉक जिसका मास 1 किलोग्राम और एक ब्लॉक जिसका मास 2 किलोग्राम। आप ये बताइए इस पुली का क्या हल होगा? एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा? आप बताइए, ये वाला फोर्स नीचे लगेगा तो वर्क डन ये वाला फोर्स करेगा कि नहीं करेगा? यहाँ पे फोर्स वर्क डन किसने किया है? टेंशन टेंशन करेगा, करेगा ना? हाँ, आपको फाइंड करना है। नहीं, इफ सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, फाइंड वर्क डन बाय द स्ट्रिंग ऑन बोथ द ब्लॉक्स। फाइंड वर्क डन बाय द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग कीजिएगा ना, स्ट्रिंग ऑन बोथ ब्लॉक्स इन 1 सेकेंड। जरूरत पड़ेगी 1 सेकेंड। इक्वेशन ऑफ फोर्स निकाल के डिस्प्लेसमेंट कर दोगे ना? बोलो क्या करोगे? सबसे पहले सुनो, इस सवाल में सबसे पहले क्या करोगे? नेट एक्सेलरेशन निकालोगे। बोलो, और भाई नेट एक्सेलरेशन निकालोगे ना, तो सबसे पहले इसको आप क्या करिएगा? नेट एक्सेलरेशन निकाल लीजिएगा, उससे आपको टेंशन का मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा, है ना? एक्सेलरेशन सबसे पहले निकालो, उसके बाद टेंशन आपको पता चल जाएगा, और 1 सेकंड में डिस्टेंस निकाल लीजिए। टाइम 1 सेकंड दे रखा है, 1 सेकंड में डिस्टेंस आ गया, फोर्स आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब तो कहानी तुम्हारे हाथ में है, हाँ है ना? बोलो, दोनों सवाल ट्रैक करिए आप लोग। मिलते हैं कल हम लोग, फिर बन जाएगा नहीं, बनाना पड़ेगा, बन जाएगा आराम से। ट्रैक करिए, नहीं तो कल इसको सॉल्यूशन कर देंगे स्टार्टिंग में, ठीक है? आज की क्लास में किसी को कोई डाउट कुछ पूछना हो तो पूछिए, नहीं तो अन्यथा मिलते हैं कल। धन्यवाद।